Welcome back, fellas. Today is the day of part 2 of English communication classes. In this, we are going to learn about vocabulary, we are going to learn grammar, we are going to learn spoken English. It is a complete package. That is why I have given it a name, English communication. Clear? Now, in the first part, we did the basics of subject verb agreement, how subject and verb work, how many type of persons are there. There are 3 type of person: first person, second person, third person. First person singular, first person plural, second person singular, second person plural, third person singular and third person plural. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जिसमें मैं खुद आता हूँ, अकेला हूँ, सिंगुलर हूँ तो आए, सबके साथ हूँ तो वी. और अगर सेकंड पर्सन कौन होता है? जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप एक जने हो तो भी यू, आप एक से ज़्यादा हो तो भी यू. और फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि आमने सामने है. लेकिन अगर थर्ड पर्सन है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ हो या ना हो. इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वहाँ हमें बताना पड़ता है. उसके लिए हम क्या करते हैं, एस या ई एस का यूज़ करते हैं. अब आप छोटी सी बात देखो यहाँ पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके लिए हमने यूज करना है, क्या यूज करना है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो अब ध्यान दो इधर कि सब्जेक्ट और वर्ब में हमने क्या पढ़ा था कि वर्ब कहती है सब्जेक्ट जब जब तू सिंगुलर होगा मैं खुद को सिंगुलर बनाऊंगी. ऐसे किया था. क्या कहती है वो कि तेरे नाम एस से शुरू होता है ना, तो मैं एस वाले सारी चीजें यूज करूंगा. अब ध्यान देना, ही के साथ डज लगता है, इज लगता है, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, देयर हो गया, कोई एक नेम हो गया, सिंगल नेम, और वाले 2 चीजें होगी, राम और सीता दोनों में से एक. तो ही डज, ही इज, ही वॉज, ही हैज. तो इसको आप कॉमनली ये देख लो कि मैंने आपको बोला कि वर्ब खुद को सिंगुलर बनाएगी, वो होती नहीं है. तो आप एक चीज कॉमन देखोगे, इसमें भी एस आ रहा है, इसमें भी एस आ रहा है, इसमें भी एस आ रहा है, इसमें भी एस आ रहा है. ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया ना कि सिंगुलर के साथ कौन सा यूज करने हैं, एस वाले. और ईट्स, स्लीप्स, तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये भी एस आ रहा है, ये भी एस आ रहा है. तो आप ये क्लियर कर लो माइंड में. अब आपने इस चीज को सोच के, मैंने बोला ना कि थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचना है कि जितने भी सिंगुलर हैं उन सब के साथ एस वाली वर्ब्स आएंगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब्स हों और चाहे वो एक्शन वाली वर्ब्स हों. क्लियर है ना बात? अंडरस्टूड है? अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है टेंस के ऊपर है. ठीक है, उसके लिए हम कुछ ट्रांसलेशंस भी करेंगे, लेकिन वो आज के लेक्चर में नहीं. आज के लेक्चर में हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करेंगे. देखो, अगर आपने बेसिक समझ लिया फिर तो सब कुछ है इजी. लेकिन अगर आपने बेसिक नहीं समझा, फिर आपने आज तक जितने बार टेंस पढ़ा हर बार कंफ्यूजन में ही करे हैं. लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी, लेकिन सीखना है, सीखने के बाद सोचना है. क्लियर? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस के बारे में. कई लोगों का ऐसा मानना है कि टेंस इज इक्वल टू टाइम. क्यों, कैसे, क्या आपका ऐसा मानना है? अगर आपका मानना है तो आप कमेंट में लिखोगे यस, नहीं है तो लिखोगे नो. तो देखो, अभी आपका मैं डाउट क्लियर भी कर दूंगा. देखो, टेंस हम बाद में भी डिस्कस करते हैं, पहले हम टाइम को देखते हैं. ये होता है काल, हिंदी में ये होता है समय. देखो, समय जो है उसकी 3 डिविजन्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. It's not future, okay? Now,
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, हमें भी पता है, समय यहाँ पर भी है, दूसरे देशों में भी है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जिसको पूरी दुनिया मानती हो, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। क्लियर? तो यूनिवर्सल है। अब देखो जो टेंस है वो ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम के अकॉर्डिंग हो। टेंस जो है वो एक्शन के साथ मिल करके, टाइम और एक्शन मिल करके टेंस को बनाते हैं। मतलब कैसा एक्शन किस टाइम पर हो रहा है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो मेरा प्रेजेंट का टाइम है, एक्शन कैसा है? जाने का। प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूं? कॉन्टिन्यूसली जा रहा हूं। ऐसे ही अगर बोलूं मैं स्कूल जाता था, एक्शन सेम है, ये स्कूल जाने का, मैं रेगुलरली स्कूल जाया करता था, लेकिन टाइम क्या हो गया? पास्ट का हो गया। तो टेंस कौन सा बनेगा? पास्ट सिंपल का। तो और एग्जांपल लेते हैं, जो सबसे इजी और मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसमें मैं आपसे पूछता हूं कि टेंस कौन सा है, तो आप एकदम से बोल दो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट है, मान लिया। टाइम क्या है इसमें? कोई बताओ? यस, आप कमेंट करके भी बता सकते हो कौन सा टाइम है ये। पास्ट में भी ऐसा होता था, ठीक है, प्रेजेंट में भी ऐसा होता है और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। तो मतलब ऑल द थ्री डिविजन्स ऑफ टाइम। तो यहां पर ऐसा टाइम जो तीनों के लिए लागू हो रहा है, लेकिन एक्शन क्या है? रिपीटिशन ऑफ एक्शन है। वो कल भी था, वो आज भी है और वो कल भी होगा। तो जहां पर एक्शन की रिपीटिशन होगी वो हमारे लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस बनेगा। तो देखो यहां से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको एकदम फुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। मतलब ऐसी ऐसी बातें क्लियर कर दूंगा माइंड में कि कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, लेकिन ध्यान रखना होगा। सीधी सी बात है, ध्यान रखोगे तो सीखोगे, ध्यान नहीं रखोगे तो नहीं सीख पाओगे। क्लियर? अच्छी नॉलेज देना एक अच्छे टीचर का काम है, लेकिन पढ़ना एक स्टूडेंट का काम होता है। क्लियर? चलो, तो अब हम बात करते हैं। इसके लिए तो हमने पढ़ लिया कि वही टेंस की भी वैसे 3 डिवीजन है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसकी सिर्फ 2 ही डिविजन्स हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर को वो टेंस नहीं, एक टाइम ही कंसिडर करते हैं। वी विल डिस्कस दैट लेटर। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले कुछ बातों का मतलब समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। क्लियर? उससे पहले आप एक चीज ऐसे समझो कि पास्ट की इंग्लिश में मान लो ये कह दिया कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे क्या होता है, बदलाव आते हैं, ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किए जाते हैं। तो अब क्या देखते हैं हम कि पास्ट पुरानी इंग्लिश में अगर कोई ये कह दे कि आई बी ईटिंग, बी का एग्जांपल मैंने पहले भी लास्ट क्लास में भी लिया था, तो बी का मतलब प्रेजेंट भी है, पास्ट भी और फ्यूचर भी। अब कौन से का हम मतलब समझे हम? तो इन बातों को क्लियर करने के लिए, इन बातों को क्लियर करने के लिए चलो एक छोटा सा हम कहानी पढ़ते हैं। सपोज ये एक पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसने क्या कर लिया, अपने नीचे 3 कांस्टेबल रख लिए। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों का काम क्या है? एक चोर है जिसका नाम क्या है, एक्शन जैक्सन, माइकल जैक्सन, ठीक है। अब एक्शन को ग्रामर की भाषा में हम क्या बोलते हैं, वर्ब। ये एक चोर है। अब इन तीनों पुलिस वालों ने क्या करना है, इसके ऊपर निगरानी रखनी है। क्या रखनी है? निगरानी रख के किसको रिपोर्ट देनी है, टेंस को रिपोर्ट देनी है, ठीक है। भी चोर ये कर रहा है, ये चोर कर रहा था, उसने अब चोरी क्या होगी, या तो वो कर रहा होगा या वो रेगुलर चोरी कौन सी होती है, 100, 50, 500, 200 की, है ना। एक वो नज़रों के सामने चोरी कर रहा है तो वो फोन करके सर वो चोरी कर रहा है,
यहाँ पे डिपार्टमेंट में फ़ोन करेगा और उसने चोरी कर ली, सर वो उसने चोरी कर ली है। अब यहाँ पर क्या लागू हो रहा है, एक हमें खुफिया रिपोर्ट से पता चला कि वो चोरी करेगा, तो वो वहाँ पे फ्यूचर प्ले करेगा रोल, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ऐसे समझो कि इसने भी ये लिखा, इसने भी यही लिखा कि सपोज उसने ये लिख दिया, क्योंकि इनको क्लैरिफाई तो है ही नहीं कि हमने करना क्या है, तो इसने लिखा आई प्ले क्रिकेट, क्लियर। अब ये क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसने भी ये लिखा आई प्ले क्रिकेट, ये भी लिख रहा है आई प्ले क्रिकेट, ये भी लिख रहा है आई प्ले क्रिकेट। तो टेंस बोल रहा है यार मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा, भी प्रेजेंट बता रहा है, पास्ट बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है। अब देखो इवॉल्वमेंट कैसे हुई, तो फिर इन्होंने क्या किया, टेंस वाले ने मतलब पुलिस डिपार्टमेंट ने इन तीनों की मीटिंग बुलाई। पहला तो इनको बढ़िया चाय पानी नाश्ता कराया बढ़िया, जब ये रज गए फिर इनको बोला कि भाई देखो प्रेजेंट बात सुन तू, कि तेरे को हम देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब जैसे हमारे पास हमारी ईमेल आईडी होती है, हम ईमेल आईडी से किसी को मेल भेजते हैं तो पता चल जाता है कि मैंने मेल भेजी है, क्यों, क्योंकि मेरी यूनिक आईडी है। तो ऐसे ही प्रेजेंट को भी एक यूनिक आईडी दे दी। क्या दे दी, देखो ना सब्जेक्ट बदल सकता ना ऑब्जेक्ट बदल सकता, गेम खेलते किसके साथ है, वर्ब के साथ, तो इसीलिए वर्ब के साथ एक्शन कर लिया। क्या भाई, प्रेजेंट को बोल दिया कि तू तेरे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, जैसे ही सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ये समझ लिया जाएगा कि ये जो रिपोर्ट है ये किसने भेजी है, प्रेजेंट ने भेजी है। ऐसे ही पास्ट को क्या बोल दिया, पास्ट भाई तेरे को समझा जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म से, क्लियर। ऐसे ही फ्यूचर, फ्यूचर को बोल दिया कि भाई तेरे को किससे समझा जाएगा, नहीं जी नहीं, वर्ब के थर्ड फॉर्म से नहीं, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास बचती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको क्या मतलब दिया गया, फोर्थ फॉर्म को क्या मतलब दिया गया, फिफ्थ फॉर्म को क्या मतलब दिया गया। तो देखो इसको यूज किया गया परफेक्ट के तौर पे, लेकिन अकेले वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी परफेक्ट नहीं कहलाएगी। इसको अगर हम हैव के साथ जोड़ दें, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाएगा परफेक्ट टेंस, क्लियर। नाउ ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसका अकेले का भी कोई मतलब नहीं है, अकेला तो ये जिरेंड है एक, क्लियर। लेकिन अगर इसके साथ बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना दी जाए तो ये बन जाता है कॉन्टिन्यूस। मैं बार बार आपको क्लियर कर रहा हूं, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, ये नॉलेज का खजाना है, किसी को कोई नहीं पढ़ाता इतनी नॉलेज से। मैं पढ़ा रहा हूं, वैल्यू रखना इस चीज की। इतना डिटेल में ना तो तुमने आज तक कभी पढ़ा है ना कोई पढ़ाएगा, मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से, सीधी सी बात है, ये नॉलेज है, ये बांटने से ही बढ़ेगी। मैं इसमें पढ़ाते पढ़ाते और भी दो नई बातें सीख गया। तो नॉलेज बांटने वाली चीज है। लोग क्या करते हैं, कईयों को तो पता ही नहीं है, जो पढ़ाया बस वही पढ़ा रहे हैं, जो सोच के बढ़ाते हैं वो इतना डिटेल में सोचते नहीं है। होता क्या है, ये होता है हमारा फ्लोर, उसके नीचे भाई मिट्टी भी डलती है, ईंटें भी डलती हैं, उसके ऊपर वो दबाव भी दिया जाता है, उसके ऊपर फिर सीमेंट लगाया जाता है, फिर जाके पत्थर लगता है। तो अगर हम सीधा पत्थर को देख करके समझा दें तो कुछ नहीं होगा। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है चीज़ों की, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर चलो, तोड़ो चीज़ों को, तोड़। अब मैं ये तोड़ना सिखा रहा हूँ आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट है, ये मैंने तोड़ के समझा दिया। सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट है, तोड़ के समझा दिया। फ्यूचर का मतलब विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तोड़ के समझा दिया कि भाई इसका मतलब ये है। फिर जब मैं इनको जोड़ूंगा ना, ये एक है, ये दूसरी चीज, इसको जोड़ूंगा ना, जोड़ने से आपको समझ आएगा, ले ये तो इतना आसान था, अब मेरे से कभी जिंदगी में ये चीज मैं नहीं भूलूंगा। समझे, परफेक्ट का मतलब समझा दिया, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इतना याद रख लो बस, जो कह रहा हूं वो याद रख लो बस। आप कहोगे जी पास्ट में चला गया, हाँ भाई, तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। हैव की सिंगुलर क्या होती है, हैज। तो मैंने ओरिजिनल फॉर्म रखी है,
क्लियर। यहाँ पर भी मैंने ओरिजिनल फॉर्म रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म आएगी तो वॉज वर, और यहाँ पे ओरिजिनल आएगी तो सिंपल बी। क्लियर। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, ये यूज होती है कब, हमने पढ़ा था ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तब यूज होती है। इसका मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस का यूज करना वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई बात नहीं। टेंस का मतलब होता है किस टाइम पर कैसा एक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल हमने ये लिया था, टेंस एक डिपार्टमेंट है, 3 पुलिस वाले रख लिए, एक्शन के ऊपर फोकस करना है। इसको समझ में नहीं आया कि भाई तीनों तो एक ही भाषा बोल रहे हैं, तीनों को कुछ यूनिक आईडी दो। लो जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर के लिए, थर्ड फॉर्म हैव प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, बी प्लस फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट करती है, और फर्स्ट के साथ एस या ई एस किसको रिप्रेजेंट करती है, फिफ्थ फॉर्म को। अंडरस्टूड है यहां तक? श्योर है? चलो अब हम बात करेंगे आगे की। जितना डिटेल में मैं ये समझा रहा हूं ना भाई, तो ये समझ लेना कि तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भी तुम्हें हेल्प हो रही है, तुम स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो भी तुम्हारा बेस तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तुम सिर्फ ग्रामर सीख रहे हो तो फिर तो वो चल ही रहा है। तो मतलब मैं आपको एक कंप्लीट पैकेज, फुल कंप्लीट ग्रामर जो है वो आपके सामने रखूंगा मैं। इंटरेस्ट से पढ़ना, सोचना शुरू कर देना, मतलब नहीं है कोई इंग्लिश में तुम्हें नीचा दिखा दे। समझ रहे हो ना बात को? क्लियर है ना? बेस्ट बनने के लिए बेस्ट इनपुट देना पड़ता है, तभी बेस्ट आउटपुट आएगी। समझ गए बात को? ये चीज मेरे पे भी लागू होती है। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में। एक बार आप याद रख लो कि पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म होती है और फ्यूचर के लिए विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है। तो मैं थोड़ा सा इसको नटशेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार अपन प्रेजेंट के ऊपर को फोकस करते हैं। तो देखो हमारे पास 4 डिवीजन है। प्रेजेंट का मतलब हमें पता चल गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिंदी में इसका मतलब होता है। क्लियर? अंडरस्टूड? अब ऐसे ही इसको मैं सिंपल या इनडेफिनेट भी इसको मैं कह सकता हूं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इनके भी अपने मतलब हैं। क्या इनके अपने भी मतलब हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। सिंपल या इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब है कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो आप इसको ये समझ लो कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। क्लियर? कॉन्टिन्यूस का हिंदी में मतलब होता है रहा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, पढ़ा हुआ हमने, क्या होती है, बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। परफेक्ट का मतलब कंप्लीशन ऑफ एक्शन, जो एक्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें हम हिंदी में चुका या फिर या कह देते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या यूज किया है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को मिला करके ये बनेगा। तो अब जब हम मिलाते हैं तो हम प्लस का साइन ऐड करते हैं। तो पहले परफेक्ट आ रहा है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। फिर बाद में कॉन्टिन्यूस आ रहा है, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, बी प्लस फोर्थ फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। हैव के साथ थर्ड फॉर्म पता है परफेक्ट है, अब हम क्या करेंगे, बी को थर्ड फॉर्म बनाएंगे। क्लियर? तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन। फोर्थ फॉर्म क्योंकि ये तो यूज होगी तो इसके लिए कुछ है नहीं, तो ये एज इट इज ही आ जाएगा। तो देखो क्या बन गया, हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म। क्यों भाई, सीख गए ना? ये होता है, ऐसे पढ़ाने में भी मजा आता है और पढ़ने वाले को भी मजा आता है। ये होती है असली ग्रामर, ऐसे सिखाते हैं ग्रामर। समझ में आई बात? अब देखो ये बन गया हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म। अब आपको कोई ये नहीं कह सकता कि ये रूल कैसे बना, आप समझा सकते हो। मेरे एक टीचर ने, मैं नाम तो नहीं लेता, उनसे बचपन में मेरे को इंग्लिश का तो शुरू से ही शौक था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये आपने रूल तो बना दिया, समझा दिया मुझे,
ये रूल कहीं से तो बना होगा। अगला बहुत फेमस था, उसका नाम था, तो वो कहता है कि रूल तो रूल होते हैं, याद करने पड़ते हैं। मैं कहा नहीं सर, कोई ना कोई तो कारण होगा, ऐसा तो है नहीं कि धक्के से मैंने मुंह उठाया रूल बना दिया, लो मैं रूल बना देता हूँ मेरी मान लो। वो बोल रहा है हाँ रूल तो बना है। मैंने कहा सर कहाँ से बना है? कह रहा है मेरे घर की किचन से तड़का मार के लाया हूँ। ये उसका रिप्लाई था मुझे। कोई बात नहीं भाई, लगन मुझ में थी, मैंने सीखना था, मैंने बुक्स उठाई, मैंने ऑथर्स को पढ़ा, मैंने भी ऑनलाइन वीडियोस देखी, मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ सीखने को बहुत कुछ मिला, लेकिन मेरे अंदर की जो ये पॉइंट था कि ये बना कैसे, वो नहीं। तो फिर बस एक दिन रात को मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं हर एक चीज़ को तोड़ दूँ। मतलब कभी कभी क्या होता है कि मान लो मुझे एक कंप्यूटर बनाना सीखना है, बनता कैसे है, तो मुझे कोई सिखा नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा? अभी चीज़ों को खोल खोल के देखूँगा भी कौन सी वायर कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, क्या कनेक्शन हो रहा है। तो वो चीज़ मेरे माइंड में आई कि यार क्यों ना भी मैं चीज़ों को तोड़ ही लूँ। तो मैंने जब तोड़ना शुरू किया तो मेरे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होते चले गए और मेरे को ये समझ में आया कि अच्छा ऐसे बने हैं रूल्स। तो मैंने कहा भी देखो, दुनिया में कोई और शेयर करे या ना करे, मैं ये नॉलेज सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, चाहे वो कोई एक टीचर हो, चाहे वो एक कोई स्टूडेंट हो, सबको पता होना चाहिए। देखो एक अच्छा टीचर होगा, देखो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मेरा जो मकसद है वो लाइफ में वो ये है कि जो हमारी जनरेशन है आने वाली, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो अगर किसी टीचर को ये वीडियो मिलती है, और भाई मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि ये उन स्टूडेंट्स के साथ एक फेयर नॉलेज गेन करवा, भी उनको भी अच्छी नॉलेज दो, खुद भी गेन करो, ताकि देखो इसमें शर्माने वाली कोई वो नहीं है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भी मैंने भी बहुत दुनिया से ही सीखा है, मैंने कोई अलग से तो है नहीं। हाँ ठीक है, अगर मुझे कुछ नया पता चला तो वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आपने भी वैसा ही करना है। अगर आपको कोई पता चलता है तो भी उसको ज़रूर इस नॉलेज को दो आप, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो दिखानी है, आप खुद से भी उसको ये चीज़ समझा सकते हो, उसमें आपका ही फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है आपका कि आपने मेरे से पढ़ा, किसी को समझा दिया, आपका पक्का हो गया, उसको नॉलेज मिल गई, तो इस चीज़ का बहुत प्लस मिलेगा। देखो नॉलेज बांटो, अच्छी नॉलेज मिलेगी तो ही हमारे देश के अंदर अच्छे लोग इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश तो बहुत बोलते हैं लेकिन अच्छी इंग्लिश बोलने वाले बहुत कम हैं। तो इस चीज़ को आपने भी समझना है, ठीक है। तो चलो हम पढ़ते हैं, अब हम जोड़ेंगे इनको। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट का टेंस है तो वो किस में आएगा, इसमें आएगा। तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो वर्ब के साथ हम इधर भी कुछ ऐड कर सकते हैं, इधर भी कुछ ऐड कर सकते हैं, क्लियर। तो अब इसमें देखते हैं हम क्या होगा। प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट की मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल का या इंडेफिनिट का मतलब क्या है, जीरो, ठीक है। तो क्या बन गया अल्टीमेटली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज मिसिंग है, अगर सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस या ई एस का यूज करेंगे। इसको आप ऐसे मत समझो, इसको आप ऐसे समझो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म छोटा सा प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यों लिखा मैंने इसको ऐसे कि जरूरत पड़ेगी तो वर्ब की इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। अब इसका टाइम लाइन, मतलब ये यूज कैसे होता है वो देखना आपने। तो इसका जो यूज है वो ये कहता है कि कोई भी एक, देखो इसके बहुत सारे हैं, कोई किसी की हैबिट है, तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो कोई फलाना है, डिमकड़ा है, 15 जगह यूज करने की बजाय मैं एक सिंपल रूल बता देता हूं कि कोई भी एक काम जो बार बार होता है, वो डेली एक्टिविटी भी हो सकती है, वो रूटीन एक्टिविटी भी हो सकती है, वो रेगुलर एक्टिविटी भी हो सकती है, वो तीनों में से कोई भी हो सकती है, क्लियर। तो आपके माइंड में ये डाउट आएगा, मुझे पता है, ये आपका होमवर्क है कि डेली रूटीन और रेगुलर में फर्क क्या है वो आपने देखना है, ठीक है। सारा काम मैं थोड़ी करूंगा, हाँ जी। तो अब देखो आप, ये क्या कहता है कि कोई एक काम आज हुआ, कुछ वक्त के बाद वो फिर होगा, कुछ वक्त के बाद वो फिर होगा, कुछ वक्त के बाद वो फिर होगा, हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो कोई भी एक ऐसा काम जो बार बार रिपीट होता है
वो प्रेजेंट सिंपल कहलाता है या प्रेजेंट इंडेफिनेट कहलाता है। क्लियर? मतलब वो होता है, था नहीं, है। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैं रोज पढ़ाता हूँ। क्लियर? मैं रोज पढ़ाता हूँ, इसमें डूअर कौन है? मैं। तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा? आई। अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है, सीधा ही भूल जाओ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज करना है, नहीं करना। फर्स्ट में भी नहीं करना, सेकंड में भी नहीं करना, यूज करना है तो थर्ड में करना, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में करना, प्लूरल में भी नहीं करना। तो आई। अब मैं करता क्या हूं? पढ़ाता हूं। पढ़ाने की इंग्लिश क्या हुई? टीच। आई टीच। मान लो मैं कहता हूं मैं रोज इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आई टीच मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा? मेरा पढ़ाना किस पे अप्लाई हो रहा है? इंग्लिश पे। आई टीच इंग्लिश कब? डेली। ठीक है? ऐसे ही अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो अब आप इसको ध्यान दो कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, ये था सिंपल सेंटेंस। अब मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव की। तो नेगेटिव के लिए मुझे नोट का यूज करना पड़ेगा। अब नोट जो है, NOT नोट, वो कभी अकेला नहीं आता। या तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगा या फिर नोट के साथ टू वर्ड का यूज होगा। ये ज्यादातर कमांड्स में यूज होता है, तो इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज करेंगे। अब इसमें नोट लगाना है मुझे, मतलब मैं रोज इंग्लिश नहीं पढ़ाता, छुट्टी मार भी लेता हूं। मैं रोज इंग्लिश नहीं पढ़ाता, कभी मैं एसएस भी पढ़ाता हूं, कभी मैं साइंस भी पढ़ाता हूं, कभी मैं मैथ भी पढ़ाता हूं, कभी मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाता हूं, कभी मैं कुछ भी पढ़ाता हूं, व्हाटसोएवर। ठीक है? तो आई, अब मुझे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है क्योंकि मैं किसी को कमांड तो कर नहीं रहा, तो ये तो मैं छोड़ दूंगा। क्लियर? तो मुझे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो अब इसमें मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। वैसे अगर जनरल सेंस में देखें तो मैं ये भी कह सकता था आई डू टीच इंग्लिश डेली, लेकिन इसका मतलब ये हो जाता है कि थोड़ा सा बात पे जवाब दबाव दे के बोलना, एम्फेसाइज करना, आई डू टीच इंग्लिश डेली, थोड़ा दबाव दे के। नॉर्मली आई टीच इंग्लिश डेली, दैट्स इट। तो इसलिए हम डू को अवॉइड भी करते हैं। और देखा जाए तो एक नॉर्मल बात कहना और दबाव दे के कहने में कुछ तो फर्क होना चाहिए, तो ये फर्क है। दबाव दे के बोल रहा हूं, थोड़ा जोर लगा के बोल रहा हूं, किसी को पॉइंट आउट करके बोल रहा हूं, तो डू एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो डू ही है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा? आई डू नॉट टीच इंग्लिश डेली। क्लियर? मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है, मतलब मुझे इसमें क्वेश्चन बनाना है कि क्या मैं रोज इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब क्वेश्चन भी दो तरीके से होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस और एक होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। सिंपल भाषा में समझ लो, डायरेक्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट को बताया जाता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं क्या? इंग्लिश। तो मैं जो पूछ रहा हूं तुम क्या पढ़ाते हो? क्लियर? तुम क्या खाते हो? तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या सुन रहे हो? तो मैं एप्पल खा रहा हूं, मैं प्रिंकल सर की इंग्लिश वीडियो देख रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। मतलब तुम क्या कर रहे हो? मैं लिख रहा हूं। क्लियर? तो मतलब जब मैं बताता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं किससे मिल रहा हूं, मैं कल मिला था किससे? मैं कल राहुल से मिला था। तो मेरा मिलना किस पे अप्लाई हो रहा है? ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? राहुल। तो जब वो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो वो डायरेक्ट कहलाएगा, और जब वो एक्शन पे जाएगा, क्या तुम खा रहे हो? हाँ नहीं। क्या तुम पढ़ रहे हो? हाँ नहीं। क्लियर? तो वो हो गया मेरे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो हमारा ऑब्जेक्ट पे जाता है, उसको हम यूज करते हैं WH फैमिली से, जिसमें क्या आता है? व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, हु, whom, whose, हाउ। क्लियर?
ठीक है, WH फैमिली। और इनडायरेक्ट जो होते हैं वो ही चलते हैं हेल्पिंग वर्ब से, या फिर अब हेल्पिंग वर्ब भी वैसे दो तरीके के होते हैं, लेकिन आपके लिए मैं एक बार सिंप्लीफाई कर रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर, डू डज, इज एम आर, हैज हैव हैड, वॉज वर, इनसे चलते हैं। आपको विल शैल एक तरह से मॉडल वर्ब है, तो इनको हम प्राइमरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स कह देते हैं, और इनको जो इज एम आर वाली होती हैं, और इनको हम ऑक्सिलरी भी कह देते हैं। तो उनको आप ऐसे समझ लो कि इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज, डिड, ये जो है हमारे ये हेल्पिंग वर्ब्स में आएंगे, और विल, शैल, शुड, वुड, कुड, माइट, शुड, ठीक है, मस्ट, ये सारे जो हम मॉडल वर्ब्स में आते हैं। तो अगर इनसे स्टार्ट हो रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर वो WH फैमिली से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन यहाँ में हमारा क्या बनना चाहिए, देखो सोचना तो सीखना ही पड़ेगा ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, क्या मैं रोज इंग्लिश पढ़ाता हूँ? अगर मैं कहूँ मैं रोज क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, तो व्हाट डू आई टीच डेली। लेकिन मेरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मैं रोज पढ़ाता हूं? क्या मैं रोज पढ़ाता हूं मतलब जवाब हाँ या ना में आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट ही होगा, है ना। तो और भी इसको एक तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर क्या शुरू में आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट, अगर क्या बीच में आ रहा है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप क्या खा रहे हो? मैं एप्पल खा रहा हूं, मतलब ऑब्जेक्ट। क्या आप खा रहे हो? तो क्या शुरू में आया, हाँ मैं खा रहा हूं, हाँ मैं नहीं खा रहा, या ना मैं नहीं खा रहा। क्लियर है? तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या मैं रोज इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो क्या शुरू में आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी ओरिजिनल कौन सी है, डू है, तो उसके बाद सब्जेक्ट क्या आ रहा है, आई। तो डू आई टीच इंग्लिश डेली। यही अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो, क्या मैं रोज नहीं पढ़ाता, क्या तुम मुझसे रोज नहीं मिलते, मतलब हम जनरली ऐसे कहते हैं यार मैं ऐसा नहीं करता, क्या मैं तेरे से रोज नहीं मिलता, क्या मैं तेरे को रोज फोन नहीं करता, क्या मैं तेरी सारी डिमांड्स पूरी नहीं करता, है ना। तो क्या बन जाएगा, डू आई। अब इसको ऐसे समझ लो कि जो ये वाला डू है ये इसको क्वेश्चन बनाने के लिए आगे आया, तो नोट वहीं का वहीं है, तो क्या आ जाएगा, डू आई नोट। इसको ऐसे समझ लो, ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब थी, और ये नोट था। ये हेल्पिंग वर्ब निकली, ये हालांकि चलो गैप ऐसे रख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और हेल्पिंग वर्ब यहां आ गई। क्लियर? तो ये गैप है, कोई पढ़ेगा थोड़ी इस गैप को, ऐसे थोड़ी बोलेंगे डू आई गैप नोट, नहीं, यही बोलेंगे ना, डू आई नॉट, डू आई नॉट, डू आई नॉट। तो डू आई नॉट टीच इंग्लिश डेली विद क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? तो अब मैं आपको एक दो सेंटेंस देता हूँ, वो आप खुद से करना। इंग्लिश थोड़ा एक उसको मैं समझा देता हूँ। राहुल रोज, या राहुल हर हफ्ते सिनेमा जाता है या PVR जाता है। क्लियर? तो राहुल रोज या हर हफ्ते, एक हर वीक जा रहा है ना, आफ्टर अ वीक, तो राहुल, अब रिपीटिशन ऑफ एक्शन है, हर वीक के बाद वो रिपीट कर रहा है उस एक्शन को, तो राहुल क्या कर रहा है, जाता है, तो जाने की इंग्लिश क्या हुई, गो। अब क्या होगा, वर्ब राहुल को चेक करेगी सिंगुलर है या प्लूरल है भाई। कब चेक करेगी, जब ये थर्ड पर्सन है। तो अब गो ने देखा कि ये थर्ड पर्सन है, ऊपर से है भी सिंगुलर, तो इसको खुद को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो गो है, ओ वाला ना, ओ वाले के साथ हमेशा ES लगता है, तो राहुल गोज, EAT, टी है तो टी के साथ क्या लगेगा, सिंपल S लगेगा। तो राहुल गोज टू PVR, कब, एवरी वीक, आफ्टर अ वीक, वीकली, कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब मुझे इसका बनाना है नेगेटिव, तो राहुल
डज नॉट, अब देखो हेल्पिंग वर्ब तो डू आ रही है ना, हमें पता है कि डू नॉट है, यहां पर आएगा गो। अब इस गो का काम खत्म हो गया भाई। क्यों हो गया खत्म? देखो इसको ऐसे समझ लो कि वर्ब के पिताजी हेल्पिंग वर्ब है, verb's father is helping verb, wherever there is no helping verb the verb plays the role। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हेल्पिंग वर्ब एक फार्मर है और वर्ब उसका बेटा है। अब जो फार्मर जो है वो शहर कोई काम पे गया है, तो पीछे से बेटे ने क्या किया, जो काम पापा करते थे जाके देखभाल करके आया खेत की। मतलब जो काम पिताजी ने करना था, पिताजी आज एब्सेंट हैं, तो किसने काम प्ले किया फिर यहाँ पे, बेटे ने। तो यहाँ पर पिताजी नहीं थे, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो इसीलिए सिंगुलर प्लूरल वाला कंसेप्ट किसने संभाला, हेल्पिंग वर्ब ने। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, मतलब पिताजी आ गए तो बेटे को बोलते बेटे यू आर फ्री, अब मैं संभालूंगा। अब एक चीज और देखना आप यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, डज। क्यों बन जाएगा, क्योंकि डू ने, अब पहले गो ने चेक किया था ना, अब डू चेक कर रहा है। डू राहुल को देखेगा सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, लो जी डज। देखो सबसे पहली वर्ब जो आएगी ना, सारा काम उसी ने करना है, वही ये बताएगी कि टेंस कौन सा है, वही ये बताएगी कि सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प ले रहे हो तो फिर अच्छे से ही लो, तू ही कर दोनों काम, विद सिंगुलर प्लूरल भी तू बताएगा, टेंस भी तू बताएगा। क्यों, क्योंकि डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां से क्लियर होगा कि ये प्रेजेंट है। डज से पता चलेगा कि राहुल सिंगुलर है, तो राहुल डज नॉट गो टू पीवीआर एवरी वीक। उसके बाद मुझे उसका बनाना है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या राहुल हर हफ्ते पीवीआर जाता है? हाँ जी जाता है, नहीं जी नहीं जाता। तो क्या बनेगा, डू राहुल या डज राहुल? डू चेक करेगा राहुल को, तो क्या बन जाएगा, डज राहुल गो टू पीवीआर एवरी वीक। नेगेटिव और बनाना है तो वही डज आगे आया ना, तो डज राहुल नोट गो टू पीवीआर डेली। क्लियर, अंडरस्टूड है? तो 2-4 सेंटेंस में आपको देता हूं, वो आपने खुद से करने हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। क्लियर, अब मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, ट्रांसलेशन करनी है। वह हर साल अपना बर्थडे मनाता है। क्लियर। सेकंड, वे लोग, वे मतलब दे, तो वे लोग हर साल फैमिली ट्रिप पर जाते हैं। ऋषभ मुझे बहुत तंग करता है। क्लियर। ये थोड़ा सा ट्रिक वाला है, इसमें देखते हैं भी आप क्या करते हो। प्रतीक कॉलेज में कॉलेज का मेरा पहला दोस्त है। इसमें पहले ये देखना कि एक्शन क्या है भी या नहीं।
क्लियर? तो ये 4 सेंटेंस हैं, चारों के 4-4 पार्ट बनेंगे तो टोटल 16 सेंटेंस हो जाएंगे, वो आपने कवर अप करने हैं। अंडरस्टूड है? तो ये हमारा हुआ यहाँ तक का। तो अगर आपने इतना समझ लिया तो बाकी जो है वो आपको इजीली कवर अप हो जाएगा। ठीक है? तो वो जो है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और अगले में हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों को भी और पास्ट को भी हम इकट्ठा कवर अप कर लें। ये मैं यहाँ पे इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको यूज करना आ गया ना, तो ये अपने आप आपको समझ में आने लगेंगे। तो थोड़ा सीख लो, बाद में स्पीड पकड़ लेंगे, लेकिन जितना सीखा है ना पूरा दम लगा के सीखा है। चाहे कोई कंपटीशन वाला है, चाहे वो ग्रामर सीखने वाला है, और चाहे वो स्पोकन इंग्लिश सीखने वाला है, मैं तीनों को एक ही जगह सब कुछ सिखा दूंगा। आप में सीखने का दम होना चाहिए। क्लियर है ना? तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर भी करना है, इसको अपने लाइक भी करना है, और कमेंट भी करना है कि आपको कितना अच्छा लगा। क्लियर है? आपके कोई डाउट्स हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम ठीक करूं। क्लियर है? तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक यू सो मच, सी यू।